उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। जो लोन लेता है उसको क्या बोलते हैं? डेबिटर। कैपिटल। ठीक है, तो क्या होता है इन्फ्लेशन के टाइम में? लोन देने वाला फायदे में रहता है या लोन लेने वाला फायदे में रहता है? सामान्य जिंदगी में क्या होता है और जब इन्फ्लेशन रहता है उस जिंदगी में क्या होता है? तो इन सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को भी इसी लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि बेसिक इन्फ्लेशन क्या है। तो आप लोगों को पता है कि जब जनरल राइज हो प्राइस में, गुड्स एंड सर्विसेज में, विद इन ए पार्टिकुलर टाइम में, और जो है कि किसी सर्टेन इकोनॉमी में, तो उसको क्या बोलेंगे? कि ग्रेजुअल राइज हो रहा है किसी चीज के प्राइस में, तो उसको क्या बोलेंगे? कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक बास्केट होगा, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज के दाम बढ़ने को हम महंगाई बोलेंगे। एक गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट होता है। जब उनमें सभी में एवरेज जो है कि प्राइस चेंज होते रहे, सबका एवरेज प्राइस बढ़ते चला जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा? कि हाँ, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन से होता क्या है कि परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो हमारे क्रय क्षमता है वो घटता है। और जब ये क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हमारा जो है कि जो वैल्यू होता है हमारे प्राइस, क्या कहते हैं, रुपये का, उसका भी क्या होता है? वैल्यू ऑफ कैश होल्डिंग क्या होता है? वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने आपके पास कैश रखा था। अभी मान लीजिए कि प्याज का मूल्य 100 रुपया केजी चल रहा था इस साल। ठीक है, और आपके पास 100 रुपये थे। आप जो है कि आप भी 100 रुपये में 1 केजी प्याज खरीद सकते हैं। लेकिन यही सेम टू सेम कैश आपके पास रखा रहे और अचानक में 100 रुपये प्याज का दाम 100 रुपया से बढ़ के 105 रुपया हो जाए, तो क्या होगा? कि आपकी जो कैश होल्डिंग थी, उसकी वैल्यू थी, जो आपके पास कैश रखा हुआ था, जो पैसा आपके पास था, उसका क्या हो गया? वैल्यू इरोड कर गया, डिक्रीज कर गया। अगर प्याज का दाम 100 से बढ़ के 105 रुपये भी हो जाता है, तो क्या 100 रुपया में 1 केजी प्याज मिलेगा आपको? अब नहीं मिलेगा। अगर प्याज का दाम 100 से बढ़ के 125 रुपया हो जाएगा, तो आपको जो है कि 1 केजी प्याज तो और भी नहीं मिलेगा, वो 3 पौवा प्याज मिले आपको, हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ने से एक तो जो है कि परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि कभी 100 रुपये में क्या कहते हैं 1 केजी प्याज मिल रहा था, लेकिन अब उनके पास इतने प्याज के दाम बढ़ गए, तो कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है उतने खरीदने के लिए। दूसरा है कि उनके पास जो कैश रखा हुआ था, उस कैश का भी वैल्यू क्या हुआ? इरोड कर गया। वो कैश होल्डिंग का वैल्यू जो है कि इरोड कर जाता है, घिस जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? कि महंगाई हो रहा है। महंगाई को मापता कौन है इंडिया में? तो मॉस्पाई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है कि महंगाई मापने का काम करता है, इसको मॉस्पाई बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये मॉस्पाई का फुल फॉर्म है। ये जो है कि मेजर्स करता है इन्फ्लेशन को इंडिया में। ठीक है, बात करते हैं इन्फ्लेशन की। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्यों होता है इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन होने के कई सारे कॉज हैं। ये कारण है कि जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए तो उसके कारण इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? कि जब किसी भी चीज का एग्रीगेट डिमांड सरपासेस करे और अवेलेबल गुड्स और सर्विस जो है वो जो है कि नहीं बढ़े, तो उससे क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। आप इन्फ्लेशन को इस तरीके से समझ लीजिए, सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, और आप जाते हैं बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए। अभी मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, टमाटर 10 रुपये केजी मिल रहा था, तो आप क्या करेंगे कि 100 रुपये में 10 केजी टमाटर खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि फिर आपके पास 200 रुपये हो गए और टमाटर की अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में वो नहीं बढ़ी। टमाटर अभी भी 10 केजी ही मार्केट में है और आपके पास पैसे कितने हो गए हैं? 200 रुपये। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि टमाटर का दाम बढ़ जाएगा। अगर आप दाम नहीं बढ़ना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर व्यक्ति का इनकम बढ़ रहा है तो मार्केट में सामान का अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ना चाहिए। टमाटर पहले 10 केजी बिक रहा था, तो अब जो है कि मार्केट में टमाटर 20 केजी होना चाहिए। मान लीजिए पहले आपके पास 100 रुपये थे, टमाटर 10 केजी थे, तो 10 रुपया केजी के हिसाब से 10 केजी टमाटर खरीद लेते थे। अब आपके पास हो गए 200 रुपये, ठीक है, और मार्केट में टमाटर अभी भी 10 केजी ही है, तो टमाटर का मूल्य बढ़ के जो है ना 20 रुपये हो जाएगा। उस केस में 20 रुपये पर केजी हो जाने वाला है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि मार्केट में जब पैसा बढ़े, लिक्विडिटी बढ़े, पैसा बढ़ना मार्केट में, उसको लिक्विडिटी बढ़ना बोला जाता है। एट द सेम टाइम मार्केट में जो है कि
क्या कहते हैं, गुड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि टमाटर जो है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तब तभी ऐसा कंडीशन आएगा कि जो है कि दाम नहीं बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा, दाम बढ़ेगा। ठीक है, यही कहा रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड अगर बढ़ जाए अचानक, और फिर जो है कि क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, मार्केट में कमोडिटी नहीं आए, टमाटर नहीं आए, गेहूं नहीं आए, तो उससे क्या होगा कि वो इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन क्या होता है, किसी भी फेस्टिवल में, किसी मान लीजिए कि क्या कहते हैं, ये मकर संक्रांति का ही त्योहार आता है, दूध या दही का मार्केट में एक फिक्स है कि इतना टन दूध, इतना टन दही। अचानक तो गाय हो नहीं जाएगा, अचानक भैंस आ नहीं जाएगा, लेकिन उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम, मकर संक्रांति के फेस्टिवल के टाइम में सबको दूध की आवश्यकता है, तो दूध का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, दही की आवश्यकता सबको है, तो उस समय फेस्टिवल सीजन में क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है, या अचानक डिमांड बढ़ जाने के कारण महंगाई बढ़ रही है। कोई स्पेशल इवेंट हो जाए, ठीक है, जैसे कि मोदी जी कई बार कह देते हैं कि आज जो है कि तिरंगा लहराना है, या फिर क्या कहते हैं, आज मोमबत्ती जलाना है, तो अचानक से क्या हो गया कि मोमबत्ती का दाम मार्केट में, डिमांड बढ़ गया, लेकिन क्या मोमबत्ती का सप्लाई बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, तो उसके कारण क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, मान लीजिए कि लोअर द इंटरेस्ट रेट हो जाए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का लोअर होने का मतलब क्या है कि जो ब्याज दर था वो कम हो गया, तो लोन क्या होगा, ज्यादा लोग लेंगे, कंपनियां ज्यादा लोग लोन लेगी, आम आदमी भी ज्यादा लोन लेगा। कोई बाइक खरीदने के लिए लोन ले लिया, कोई कार खरीदने के लिए लोन ले लिया, कोई मोबाइल खरीदने के लिए लोन ले लिया, कंपनी जो है कि लोन ले लिया, आम आदमी भी ज्यादा पर्सनल लोन भी ज्यादा लेगा, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट रेट कम है। जब लोन का इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो क्या करेगा कि कंज्यूमर जो है कि लोन लेके एक्सपेंड करना चाहेगा, खर्च करना चाहेगा। तो जब लो इंटरेस्ट रेट रहेगा, उस टाइम पे क्या होगा कि कंज्यूमर जो है कि ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेगा, ज्यादा चीजों को खरीदना चाहेगा, लेकिन मार्केट में क्या सप्लाई बढ़ा था, नहीं बढ़ा था। नहीं। जब सप्लाई नहीं बढ़ा तो उस समय क्या होगा, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। जब लो इंटरेस्ट रेट रहेगा तो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, फेस्टिवल सीजन रहेगा तो भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, स्पेशल कोई इवेंट हो जाए तो भी जो है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा कि प्राइस को अप कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने समझ लिया। अब चलते हैं मुद्दा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की ओर। ऐसा हो कि राइजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाए, कि जो हमारे रॉ मटेरियल के प्राइस थे वही बढ़ जाए, या फिर क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयर का सैलरी बढ़ाना पड़ जाए, लेबर का जो है कि बेज बढ़ाना पड़ जाए, जो मजदूर को मजदूरी देते हैं वो बढ़ाना पड़ जाए, तो इसमें क्या होगा कि ये रिजल्ट कर देगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को। अब क्या है कि अब डिमांड नहीं बढ़ा है, वस्तु का दाम इसलिए बढ़ रहा है मार्केट में क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, लेबर के चार्जेज बढ़ गए इसलिए वस्तु के दाम बढ़ गए, मेकिंग चार्ज बढ़ जाए तो वस्तु के दाम बढ़ जाए, तो ऐसे इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसके तरफ से था, कंज्यूमर के तरफ से था। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसके तरफ से रहेगा, तो ये प्रोड्यूसर के तरफ से रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अचानक जो है कि ऑयल प्राइस बढ़ जाए, सिंपल, कच्चा पेट्रोलियम का भी दाम बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है ना हमारे देश में, क्यों, जी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल के प्राइस में को बढ़ जाने से जो है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर चीजों को चाहिए होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एग्जांपल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। ठीक है, उसके बाद होता है कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पढ़ा, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या होता है, मनी सप्लाई अगर अचानक बढ़ जाए, जी, ठीक है, मनी का फ्लो ज्यादा हो गया, मनी का फ्लो बढ़ जाए, लेकिन गुड्स और सर्विस का ग्रोथ जो है वो मतलब कि नहीं बढ़े, तो क्या होगा, अचानक से मॉनेटरी इन्फ्लेशन आ जाएगा। ऐसा कब होता है कि जब सेंट्रल बैंक अपने मतलब कि क्या कहते हैं कि चीप मनी पॉलिसी अपनाती है। आप समझते हैं चीप मनी पॉलिसी क्या होता है, उस समय जो है कि सीआरआर का रेट कम कर दे, एसएलआर का रेट कम कर दे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्या कहते हैं कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया जाए, ठीक है, बहुत जो है कि कम कर दिया जाए इंटरेस्ट रेट को, तो वो क्या आ जाएगा कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगा। जब लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगा
लीडिंग टू द इंक्रीज्ड लिक्विडिटी। इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा मॉनेटरी इन्फ्लेशन आ जाएगा। लिक्विडिटी बढ़ना समझते हैं, तो ये दिवाली क्या हो गया, था, छठ हो गया, सब मॉनेटरी कुछ है। इन्फ्लेशन एग्जाम्पल था लिक्विडिटी फ्लो के बढ़ जाने के कारण जो है कि महंगाई। उसके बाद अगला टर्म आता है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। ये आप सिंपल समझते होंगे कि जब सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ जाए, जैसे कि मान लो अभी बायनाइड में क्या आया है, लैंडस्लाइड आया हुआ है। अब वहां पे मान लो कोई प्रोडक्ट बनता होगा, लेकिन भूस्खलन के कारण वहां के सारे रोड नहीं टूट गए हैं, रास्ते जाम हो गए हैं, तो क्या वहां से सामान आ पाएगा आसानी से? नहीं आएगा, हो सकता है कोई दूसरे रास्ते से घुमा के लाए। तो उस समय क्या होता है उस कंडीशन में कि सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब कर जाता है। कहीं पे बाढ़ आ जाए तो किसी एरिया से मान लो कि अचानक बाढ़ आता है, तो आप सुने होंगे कि सब्जी का दाम बढ़ गया। क्योंकि सब्जी मार्केट में आ ही नहीं पा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण भी महंगाई बढ़ती है। जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक आ जाना, क्या हुआ था, पूरा का पूरा सप्लाई चेन ठप हो गया था। इधर से उधर सामान का ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं पा रहा था। तो उसको क्या बोलेंगे कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण जो है कि क्या होता है, हमारे यहाँ जो है कि महंगाई आती है। महंगाई आने का एक कारण ये भी है, जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस आ जाए, रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो भी जो है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो इसको जो है कि मान लो कि कोई शॉर्टेज ऑफ गुड्स ही हो जाए। मान लो कि कहीं पे जो है कि टमाटर उगता था, या होता है ऐसा, महाराष्ट्र के नासिक में बहुत जो है कि प्याज का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मानसून खराब होने के कारण प्याज का उत्पादन ही कम हो जाता है। तो सप्लाई चेन क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। तो उस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण आपके यहाँ महंगाई बढ़ जाएगा। बीच में नींबू का दाम दिल्ली में अचानक बढ़ गया था। नींबू का दाम बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ कारण था कि बरसात हुआ और जो नींबू लगा हुआ था वो सब सारा का सारा फल झड़ गया। उस झड़ने के कारण जो है कि मार्केट में नींबू का सप्लाई कम हो गया। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण कई बार जो है कि इन्फ्लेशन आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ग्लोबल क्राइसिस आ जाए, तो गुड, जैसे कोरोना पेंडेमिक आ गया था, उस समय क्या होता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण जो है कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये एक कारण है इन्फ्लेशन का। एक होता है कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है कि ये डिप्रिसिएशन हो जाए डोमेस्टिक करेंसी का, ठीक है। ये डिप्रिसिएशन समझते हैं क्या होता है? अवमूल्यन। अवमूल्यन, बताइए कोई। रुपया का पैसे जब कम। अवमूल्यन हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि जब डिप्रिसिएशन हो जाए डोमेस्टिक करेंसी का, तो इम्पोर्टेड गुड्स क्या हो जाएंगे, मोर एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ये इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो है कि कॉज थे इन्फ्लेशन के, ठीक है। काफी टेक्निकल बातें पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं कुछ आसान बात, फिर पढ़ेंगे टेक्निकल बात। ये बताइए कि जब महंगाई बढ़ती है तो फायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है, आपको बस बताते जाना, ठीक है। इसमें क्रेडिटर और डेबिटर की बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि क्या कहते हैं, अंबानी, HCR क्या है, हेड काउंट रेशियो पूछ रहे हो तुम? सर ये अभी बताया मूल्यन वाला, वो हमको समझ में नहीं आया। नहीं जाए समझ में कि तुम्हारे रुपये का वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हो जाए, हाँ, आयात क्या हो जाएगा, मतलब निर्यात बढ़ जाएगा, भारत में निर्यात देखो ज्यादा होगा अगर जब भी डिप्रेसिएशन होता है, अवमूल्यन होता है रुपये का, उस समय क्या होता है, एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है और इंपोर्ट महंगा हो जाता है, ठीक है। सर तो हाँ, अब समझ में आ गया था। करती है ना कि उनको विदेशी मुद्रा जब बढ़ाना होता है तो अवमूल्यन वो कर देती हैं। जैसे भारत में भी हुआ है ना 1949 में, और 3 बार शायद हुआ है भारत में भी अवमूल्यन। हाँ, तो वैसे भी पर तो सरकारों ने अवमूल्यन किया है, और ऐसे भी आपका जो एक रुपया कमजोर होते ही रहता है, तो वो भी तो अवमूल्यन ही है। करे ना करे ग्लोबल मार्केट के कारण भी तो अवमूल्यन होता है चीजों का, डिप्रिसिएशन होता है। अवमूल्यन में क्या होता है सर, निर्यात बढ़ जाता है। निर्यात बढ़ जाता है, आयात घट जाता है। निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। जब आयात आपका महंगा होगा, आयातित वस्तु इंपोर्टेड गुड्स वो खुद ही भारत में महंगा आएगा, आपके बिजनेसमैन को ही महंगा पड़ेगा, इंपोर्टर्स को ही महंगा पड़ेगा, तो आपको तो वो सामान सस्ता देगा नहीं, वो तो दाम नहीं बढ़ाएगा देगा, ही ना। हाँ। तो इसी को बोला जाता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। ये कई बार जो है कि जियो पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण भी होता है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वार हो जाए, ठीक है, तो ये ग्लोबल ऑयल के प्राइस को बढ़ा सकता था, ठीक है। वो तो तो ये हिंड्रेंस के कारण होता है, अभी जब बताया नहीं कि सप्लाई में हिंड्रेंस, उसके कारण।
हाँ, तो वो भी होता है सप्लाई चेन के कारण, और ये जो है कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ग्लोबल इवेंट्स के कारण भी होता है। ठीक है, तो ये जो है कि आपको क्या कहते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का वार हो जाएगा, सूरजमुखी का जो तेल आता था वो सस्ते में आता था, यूक्रेन में उगता था, अब नहीं उग रहा है, इसके कारण जो है कि वो महंगा हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए सब्सिडी के प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। सरकार सब्सिडी। सीडी को कुछ और इन्फ्लेशन के टाइप को देखते हैं कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। तो एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि एक, आपको बताया था ना शुरू में कि इन्फ्लेशन तभी होगा जबकि एक गुड्स ऑफ बास्केट है, उसमें हर तरीके का सामान है, कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि, हर तरीके के उसमें जो है कि प्रोडक्ट को रखा गया है, और उसको जो है कि एक बास्केट माना जाता है कि इस बास्केट का जब दाम बढ़ेगा तो हम मानेंगे कि महंगाई बढ़ रही है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन इन द बास्केट ऑफ गुड, उस बास्केट में जितने भी वस्तु थे सब में महंगाई आ रही है, तो उसको क्या मानेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन मानेंगे कि सब वस्तु का दाम बढ़ रहा है। ठीक है, ये सिंपल है, इन्फ्लेशन दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। एक होता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब उस बास्केट ऑफ गुड्स में कुछ आइटम तुम्हारा ऐसा होगा जैसे कि फूड है, फ्यूल है, उसका दाम जो है कि कभी अचानक बढ़ जाता है, कभी अचानक कम हो जाता है, तो उसका इन्फ्लेशन जो है ना वो फ्लक्चुएट करते रहता है। जैसे टमाटर का मूल्य है, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी 300 रुपए के जी, कभी 20 रुपए के जी। प्याज का मूल्य कभी 70 रुपए के जी, कभी जो है कि 15 रुपए के जी। तो इस तरीके के इन्फ्लेशन वाले आइटम को जब हेडलाइन इन्फ्लेशन के बास्केट से हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, कोर इन्फ्लेशन बोला जाएगा। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, बड़ा सर्किल है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, छोटा सर्किल है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि सारे गुड्स और सर्विस को हम लोग देख रहे हैं जो भी उस बास्केट के अंदर है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है कि कुछ प्राइमरी आइटम्स जैसे कि फूड हो गया, फ्यूल हो गया, इन सबको क्या करते हैं हम लोग, निकाल देते हैं, तो इसको बोला जाता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये जो है कि जो वोलेटाइल वस्तु होता है जिसमें कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, उस वस्तु को जब निकाल दिया जाएगा उस बास्केट से और तब महंगाई चेक की जाएंगी कितनी है, तब कोर इन्फ्लेशन पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, इस बात को समझिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो सब वस्तु का दाम बढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन अब देखिए कि जैसे कि टमाटर का दाम है, जैसे फ्यूल का दाम है या फूड का दाम है, वो कभी सरसों के तेल का दाम बढ़ जाता है, कभी जो है कि आप सुनेंगे कि जो दाल का प्राइस है वो बढ़ गया है अचानक से। तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर हमको इन्फ्लेशन का पता लगाना है तो रियल फिगर पता नहीं चल पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मोबाइल का दाम अचानक बढ़ा, नहीं बढ़ा, कपड़े का दाम बढ़ा, नहीं बढ़ा, किताब कॉपी का दाम बढ़ा, नहीं बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी रेट दाम बढ़ा, नहीं बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो ये जो कोर चीजें हैं वो तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कुछ आइटम है जैसे फूड हो गया, फ्यूल हो गया, इसका दाम बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है अचानक से। तो जब इन चीजों को निकाल देते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन के बास्केट से, इनको मैंने बाहर कर दिया, तो क्या दिखेगा, कोर चीजें, किताब का दाम नहीं बढ़ रहा है, मोबाइल का दाम नहीं बढ़ रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का दाम नहीं बढ़ रहा है, तब पता चलता है कि मार्केट में सच में इन्फ्लेशन का क्या स्थिति है। सिर्फ कोर चीजों को देखते हैं, ये फ्लक्चुएट करने वाली चीजों को क्या करते हैं, उसमें हम बाहर कर देते हैं। तो ये क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है। सरकारें कई बार करती क्या है कि इससे भी बचने के लिए और रिफाइंड टर्म का प्रयोग करती है। वो रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन का टर्म एक बार जो है 2022 में मोदी सरकार ने यूज किया था, उसके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था। वो अब रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन क्या होगा कि और देखो किसी वस्तु का दाम बढ़ घट रहा है क्या बहुत ज्यादा, उसको भी बाहर कर लो। जैसे कि आइटम्स लाइक पेट्रोल फॉर द व्हीकल्स, डीजल फॉर द व्हीकल्स, ल्यूब्रिकेंट्स, फूड एंड बेवरेज, ठीक है, फ्यूल एंड लाइट्स, इन सब चीजों को बाहर निकाल दो। जो मोदी साहब को जो लगे कि इस वस्तु का दाम ढेर फ्लक्चुएट कर रहा है उसको बाहर कर दो, तो उसको रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन बोला जाएगा। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है। कोर इन्फ्लेशन आपको समझ में आ रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन सबका इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन कुछ वस्तु को निकालने के बाद का इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है। बाद बाकी इसी तरीके से इकोनॉमिस्ट नए नए टर्म गढ़ते रहते हैं बैठ के, जो करंट अफेयर में आपको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। सब वस्तु का जब दाम बढ़ेगा, गुड्स और वो बास्केट में जितने भी गुड्स थे सबके दाम बढ़े, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन। उस बास्केट में से हमने क्या किया, फूड और फ्यूल जैसे आर्टिकल को जो कि फ्लक्चुएट कर रहे थे, जिनका दाम ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, उसको मैंने बाहर निकाला, और उसके बाद जो इन्फ्लेशन उस बास्केट का जितना बचा उसको मैंने कहा कोर इन्फ्लेशन। अब जो है कि क्या है,
अगला इन्फ्लेशन क्या जानते हैं प्रकार, वो है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन्फ्लेशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है कि जब ऐसा स्थिति हो जाए कि मार्केट में मोनोपोली का कंडीशन क्रिएट हो। ठीक है, मोनोपोली के केस में जो है कि वो ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहे कोई कंपनी। ठीक है, तो ऐसे इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट मार्जिन को जब बढ़ाना चाहे मोनोपोली के कारण, उसको बोला जाएगा प्रॉफिट इंक्लूडेड इन्फ्लेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली? मोनोपोली समझते हैं क्या? बता दीजिए सर। बता रहे हैं, अच्छा, ठीक है। मोनोपोली क्या होता है? ये मार्केट का टाइप होता है। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो स्कोर इकोनॉमिक्स में जब इन चीजों को पढ़ा जाता है तब पढ़ा जाता है। मोनोपोली क्या होता है, डुओपोली क्या होता है, ये सब पढ़ते हैं। अभी जो है कि कुछ मार्केट का टाइप बता देते हैं। देखिए, मार्केट के टाइप में मोनोपोली एक टाइप होता है कि जब मार्केट में जो है कि एक होता है कि जनरल मार्केट, लेकिन आप एक ऐसे मार्केट का एज्यूम कीजिए जहाँ की सप्लाई करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक लोग हो, जहाँ पे कि क्या कहते हैं, एक ही प्रोड्यूसर हो और कस्टमर ढेर सारे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है मोनोपोली का इंडियन रेलवे। ये क्या है? हाँ, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर मात्र और मात्र एक है। चाहे इंडियन रेलवे दाम बढ़ाए या दाम घटाए, आपको सर्विस लेना पड़ेगा। आज के समय में लगभग लगभग ये मोनोपोली में क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर मात्र एक रहेगा और कंज्यूमर बहुत सारा रहेगा, उसको मोनोपोली बोले जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है डुओपोली। डुओपोली में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर दो लोग रहेंगे, लेकिन कंज्यूमर जो है कि बहुत सारा रहेगा। ठीक है, तो उसको बोले जाएंगे डुओपोली। ठीक है, तो मोनोपोली समझ में आ गया कि एक ही प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर। अभी जो जियो का केस चल रहा है, लगभग लगभग मोनोपोली की स्थिति को शो कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जियो ही है मार्केट में, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और बीएसएनएल है, लेकिन जियो का क्या चल रहा है? मोनोपोली चल रहा है अभी। मोनोपोली चल रहा है। हाँ, एक टाइप का मोनोपोली है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में बहुत कम हो गया है। लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को तो सर्विस चाहिए ही चाहिए। ऐसे कंडीशन को बोला जाता है मोनोपोली। एक टर्म होता है कार्टेलाइजेशन, जो अभी जियो ने दाम बढ़ाया। जियो के दाम बढ़ाने के साथ साथ ही आपने देखा कि एयरटेल और जो है कि वो वोडाफोन आइडिया सबने दाम बढ़ा दिया। ऐसा ऐसा कब होता है कि जब मान लो कि क्या कहते हैं, मार्केट में सप्लायर कम हो, एक दो तीन ही सप्लायर हो, कुछ ही सप्लायर हो, वो सारे सप्लायर मिलकर मीटिंग कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रेट से नीचे सर्विस को हम बेचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है कि वो लोगों ने क्या किया है, कार्टेलाइजेशन कर लिया है। कार्टेलाइजेशन का एक बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। एक बार क्या हुआ था कि नितिन गडकरी साहब ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम जो हाईवे बनाएंगे, खास करके जो शहरी क्षेत्र से हाईवे गुजरेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो है कि सीमेंट का रोड बनाएंगे। सीमेंट का रोड जो है कि ज्यादा दिन तक टिकता है, उन्होंने बोल दिया। और जो है कि सीमेंट कंपनियों को बोल दिया कि आप सीमेंट का सप्लाई बढ़ाइए, हम जो है कि आपका सीमेंट खरीद लेंगे। ऐसा किया सीमेंट कंपनियों ने कि कार्टेलाइजेशन कर लिया कि तीन चार पांच सीमेंट कंपनी मार्केट में, सबने मिलकर बैठ के मीटिंग कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, 300 रुपया बोरा से नीचे सीमेंट हम बेचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा? चाहे तुम एसएससी के पास जाओ, चाहे डालमिया के पास जाओ, चाहे बिरला के पास जाओ, किसी के पास जाओ, सबने मीटिंग कर लिया पीछे दरवाजे से कि इससे नीचे दाम में बेचेंगे ही नहीं। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उन लोगों ने क्या किया, कार्टेलाइजेशन कर लिया, कार्टेल बना लिया, और जो है कि वो प्राइस के दाम जो है कि नीचे नहीं होने दे रहे हैं। जब मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में ये सब नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे सप्लायर हैं और कंज्यूमर भी बहुत सारे हैं। सर्विस प्रोवाइडर क्या है, मार्केट में ढेर सारा बेचने वाला है। आप दीजिएगा इस रेट में, ठीक है, नहीं दीजिएगा हम जाएंगे दूसरे के पास लेने के लिए, हम जाएंगे तीसरे के पास लेने के लिए। लेकिन जब परफेक्ट मार्केट खत्म हो जाए, ठीक है, सप्लायर की संख्या कम हो जाए, तो वहां पे दिक्कत होने लगता है। या तो वो डुओपोली बनेगा तो दो ही सप्लायर रहेगा, मोनोपोली बनेगा तो एक ही सप्लायर रह जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रहेगा तो बहुत सारे सप्लायर, बहुत सारे कंज्यूमर रहेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, ये मार्केट के अलग अलग टाइप है। तो आई थिंक कि आपको जो है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, डुओपोली, ये सब समझ में आया होगा। ओपेक का। यस यस यस, ओपेक इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्टेलाइजेशन। ओपेक देश क्या होता है, वो ये जो पूरा ऑयल वर्ल्ड पे। प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो कि क्या कहते हैं, ये कच्चा तेल निर्यात करती हैं, ये उसका एक संस्थान है ओपेक। ओपेक की कंट्रियां क्या करती है कि अपने साथ मीटिंग करती है कि इस रेट से नीचे हम कच्चा तेल बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ ही देशों के पास कच्चा तेल है और मार्केट में पूरे विश्व में कच्चा तेल की आवश्यकता है। तो उस समय क्या होता है कि वो लोग कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं और जो है कि फायदा ज्यादा उठाते हैं। तो इसको बोला जाता है ओपेक इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कार्टेलाइजेशन। ठीक है,
चलिए, तो ये मोनोपोली आपको समझ में आ गया। तो प्रॉफिट इंक्लूडेड मार्केट, सॉरी हम लोग थे इन्फ्लेशन पे। तो मोनोपोली, एब्सोल्यूट मोनोपोली के उदाहरण को दे सकते हैं कि नहीं सर? इंडियन रेलवे इज एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट मोनोपोली, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इस सेक्टर में नहीं है अवेलेबल। एटॉमिक सेंटर सर। नहीं तो आप तो सर प्राइवेट, अब तो प्राइवेट ट्रेन भी चल रही है। रेलवे ऑपरेशंस अभी भी सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है, किसी के पास रेलवे ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। चलिए, हाँ। एब्सोल्यूट मोनोपोली का ये मोनोपोली का नहीं, अब एब्सोल्यूट एकदम हो अरे जाता है। मोनोपोली एब्सोल्यूट मोनोपोली एक ही बात होगा। मोनोपोली में जब एक ही मतलब कि क्या कहते हैं, तो सर्विस जैसे प्रोवाइड, जियो वाला एब्सोल्यूट नहीं। देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन्फ्लेशन। तो क्या होता है कि जब कंपनियां मोनोपोली के पोजीशन में आ जाए और वो क्या करें कि अपना जो है कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने का प्रयास करें, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन्फ्लेशन। जैसे कि अभी जियो का दाम बढ़ गया, ये एक टाइप का मोनोपोली इसका एग्जांपल है। ऐसे जियो मोनोपोली में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि ड्यू टू वीक स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स इन द इकोनॉमी, ये क्या करेगा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को पैदा करेगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि होर्डिंग हो जाए। होर्डिंग मतलब समझते हैं, जमाखोरी जिसको कहते हैं। कि क्या क्या है कि जब किसान का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, वो जब सस्ता बिक रहा था मानसून सीजन में, उनको खरीद लिया। जैसे कि दाल बहुत सारा खरीद के बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, अपने गोदामों में भर लेते हैं। और मार्केट से क्या होता है कि जब दाल का सप्लाई कम हो जाता है, वो होर्डिंग कर लेते हैं अपने पास, सारा का सारा किसानों से अपने, उन्होंने दाल खरीद के रख लिया, कई बार जो है कि चावल खरीद के रख लिया, ऐसे आइटम्स वो रख लेते हैं अपने गोदाम में। और मार्केट में जब इन चीजों का शॉर्टेज होता है, प्राइस बढ़ता है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। ये हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि होर्डिंग करना इंडिया में क्या है, एक लिमिट के बाद इलीगल हो जाता है। ठीक है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इस बात को देखता है कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसका इंस्टीट्यूशन ठीक से काम नहीं करे, तो उस कंडीशन में क्या देखा जाएगा कि ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। किसी जो है कि स्ट्रक्चरल कारण के कारण, हमारे इंस्टीट्यूशन के वीक होने के कारण जो है कि हमारे यहाँ पे महंगाई आई है। तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कितने प्रकार के इन्फ्लेशन को पढ़ लिया। एक हेडलाइन इन्फ्लेशन को पढ़ा, दूसरा कोर इन्फ्लेशन को पढ़ा, तीसरा हमने प्रॉफिट इंक्लूडेड इन्फ्लेशन को पढ़ा, चौथा हमने स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को पढ़ा। ये सब समझ में आया आपको? आपको दिखता भी स्टूडेंट पे है। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन ठीक रहता है सर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है वो बेस्ड ऑन स्पीड पे भी इन्फ्लेशन को कई बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये बेस्ड ऑन स्पीड में क्या होगा ना, कि धीरे धीरे कोई चल रहा है, कोई फिर इन्फ्लेशन में तेजी आ रहा है, किस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उसको हम लोग बेस्ड ऑन स्पीड पे देखते हैं। ये टाइप्स है इन्फ्लेशन का, लेकिन ये बेस्ड ऑन स्पीड पे है। तो पहला जो होगा, इसमें उंगली पे गिनना स्टार्ट कीजिएगा। ये 5 प्रकार का होता है। पहला है क्रैपिंग इन्फ्लेशन। पहला क्या है, क्रैपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन। तीसरा है रनिंग इन्फ्लेशन। चौथा है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। पांचवा है हाइपर इन्फ्लेशन। पहला क्या है, क्रैपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन। तीसरा क्या है, रनिंग इन्फ्लेशन। चौथा क्या है, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। पांचवा क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन। आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसमें रेट कम से ज्यादा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्रैपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि ये स्लोली इंक्रीजेज ओवर द टाइम होता है। व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्लोली इंक्रीजेज ओवर द टाइम, इसको बोला जाता है क्रैपिंग इन्फ्लेशन। इसमें एग्जांपल हो जाएगा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन का जो बढ़ने का दर है वो 2% से 3% से 4% से एक वर्ष में बढ़ता है। बहुत धीरे 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 इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो क्या कहलाएगा, क्रैपिंग इन्फ्लेशन। तो व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्लोली इंक्रीजेज ओवर द टाइम इज कॉल्ड क्रैपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरा है कि इसमें क्रैपिंग इन्फ्लेशन 1 से 4% के बीच रहेगा, इससे ज्यादा नहीं एक साल में बढ़ने वाला। ये बहुत स्लो मतलब कि महंगाई बढ़ने का दर है। जैसे 100 रुपया में बिक रहा था प्याज, फिर 101 रुपया हुआ, फिर 102 रुपया हुआ, फिर 103 रुपया हुआ, मतलब बहुत स्लो रेट से, जैसे कि 100 से 102 रुपया हुआ, तो इसको बोला जाएगा क्रैपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है
कि जब इन्फ्लेशन का रेट जो है कि सिंगल डिजिट में रहे लेकिन बढ़े बड़ा तेजी से। ये 2% से 10% के बीच का मामला ये कह रहा है। ठीक है, तो 2% से 10% कैसे? जैसे कि 100 रुपया था, 105 रुपया हो गया, 108 रुपया हो गया, लेकिन 10% के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो पहला क्या था? क्रैपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा क्या था? वॉकिंग इन्फ्लेशन। लेकिन ये वॉकिंग इन्फ्लेशन लेस देन 10% रहेगा, सिंगल डिजिट में ही ये रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सिंगल डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या है? 9%। जी ठीक है, और 10 क्या हो जाता है? वो तो डबल डिजिट का मामला हो जाता है। तो क्रैपिंग इन्फ्लेशन 1 से 4% के बीच में, वॉकिंग इन्फ्लेशन 2 से 10% के बीच में। रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन स्टार्ट राइजिंग एट ए सिग्निफिकेंट रेट। ठीक है, जैसे 10%, 20% ऐसे बढ़ना स्टार्ट कर दे एक वर्ष में, तो उसको क्या बोलेंगे? कि इन्फ्लेशन, महंगाई दौड़ रही है। अभी तक तो चल रही थी, पहले रेंग रही थी, फिर चलना स्टार्ट किया, अब दौड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 10% से 20% एक वर्ष में अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो उसको जो है कि वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन बोला जाएगा। उसके बाद है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए 20% से 1000% के बीच। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ये जो है कि एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो जाता है वहीं से, वॉकिंग इन्फ्लेशन से ही, लेकिन ग्लोपिंग इन्फ्लेशन 20% से 1000% तक चला जाता है, तो इसको बोला जाएगा ये सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। और जो चैलेंजेज है, ब्रिंग अंडर द कंट्रोल, अगर इसको कंट्रोल में नहीं लाया गया तो स्थिति बहुत बद से बदतर हो सकती है। और उसका अगला जस्ट स्टेप आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में बहुत फास्ट रेट से बढ़ता है, मतलब कि रुपये का मूल्य इतना गिर जाता है कि आपको एक बिस्किट खरीदने के लिए थैले में पैसा लेके जाना पड़ता है। एग्जाम्पल इसका वेनेजुएला में 2010 में जो केस आया था, आपको पता होगा, और आज तक जो है कि जाम्बिया में, वेनेजुएला में, इन सब देशों में हाइपर इन्फ्लेशन से वो जूझ रहा है। इस केस में सरकारें कई बार क्या सोचती है, जो वेनेजुएला की सरकार ने सोची कि चलो क्या कहते हैं कि मार्केट में वस्तु का दाम बढ़ गया तो सबको रुपया छाप छाप करके दे देते हैं, उनके पास पैसा हो जाएगा। उस मूर्ख को ये पता नहीं था कि महंगाई को कम करने के लिए सिर्फ रुपया छापने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मार्केट में सामान भी अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो उस रुपये का वैल्यू रद्दी के बराबर होने वाला है। वही हो गया है कि 1 लाख रुपया में हो सकता है आपको एक टमाटर मिले। वेनेजुएला का हालत तो ये है, टमाटर 1 लाख रुपए किलो, चीनी 5 लाख रुपए किलो, ये उसके लोकल करेंसी में, जिसको क्या बोलेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन। और जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस को लाता है, वो टोटली कोलैप्स कर देता है करंट कंट्री को। किसी भी तरीके से करेंसी रह नहीं सकती है, करेंसी पूरी तरीके से बैठ जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस का सिचुएशन आता है, कंट्री में जो है कि वो सिविल वॉर का सिचुएशन भी ला सकता है। ये हाइपर इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 तरीके के इन्फ्लेशन को देखा स्पीड के आधार पे: क्रैपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। क्रैपिंग इन्फ्लेशन जो है कि वो स्लोली इंक्रीज रेट होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में 1 से 4% तक इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होगा? कि 2% से 10% तक। आपको पता है कि जैसे ही वॉकिंग इन्फ्लेशन का सिचुएशन आता है, सेंट्रल बैंक जो है कि वो उसका कंसर्न बढ़ जाता है। महंगाई भारत में क्या है कि जब क्रैपिंग इन्फ्लेशन रहेगा तो सेंट्रल बैंक को चिंता नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना भी चाहिए, वो हम देखेंगे अभी। इन्फ्लेशन स्पाइरल जब पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कैसे होना चाहिए। लेकिन वॉकिंग इन्फ्लेशन में 2 से 10% के बीच का मामला है। तो जब वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब कि 6% से अगर ज्यादा महंगाई का दर बढ़ने लगे तो तुरंत सेंट्रल बैंक क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक करना स्टार्ट कर देगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वॉकिंग इन्फ्लेशन का जब केस बनता है तो सेंट्रल बैंक वहीं से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। रनिंग इन्फ्लेशन आ जाएगा तो सरकार चिंता में आने लगेगी। इंडिया जैसे देशों में तो बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है, हो सकता है सरकार गिर जाए। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि ये सीरियस इशू क्रिएट कर देता है। ये चैलेंजेज को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत तबाही आने वाली है, ये ग्लोपिंग इन्फ्लेशन है। और हाइपर इन्फ्लेशन में तो करेंसी टोटली कोलैप्स ही कर जाती है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस का ही सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ पैदा कर सकता है। कई कई साल लग सकते हैं कंट्री को उससे उभरने में। ठीक है, ये याद हो गया हम लोग। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा है वो मैं बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। सबसे पहले हम लोगों ने इन्फ्लेशन को समझा था, इन्फ्लेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने कारण, इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण को समझने का प्रयास किया था। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम लोगों ने समझा था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को समझा था, मॉनेटरी इन्फ्लेशन को हम लोगों ने समझा था, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण इन्फ्लेशन को समझा था। उसके बाद फिर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को हम लोगों ने समझा था। उसके बाद जो है कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखना स्टार्ट किया। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हम लोगों ने पढ़ा, कोर इन्फ्लेशन हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर प्रॉफिट इंक्लूडेड इन्फ्लेशन क्या होता है उसको पढ़ा। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल महंगाई, उसको हम लोगों ने देखा। फिर इन्फ्लेशन को हम लोगों ने बेस्ड ऑन स्पीड के जो है के आधार पे 5 तरीके से बांटा था: क्रैपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन,
ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इतना तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि आपकी जिंदगी में भी दिखता होगा। एक होता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि कुछ वस्तु के प्राइस ऑफ द सम आइटम्स इंक्रीजेज वाइल रिमेनिंग आइटम प्राइसेस रिमेन द सेम। जैसे कि सीजनल राइज जो होता है, सीजनल राइज इन द प्राइस ऑफ टोमेटो, सीजनल राइज इन द प्राइस ऑफ ओनियन, ये सब क्या एग्जाम्पल है स्क्यूफ्लेशन का, कि सारे वस्तु के दाम तो वही के वही हैं। टमाटर साहब क्या हुआ अचानक 300 रुपया केजी, प्याज क्या हो गया तो 70 रुपये केजी, प्याज क्या हो गया 200 रुपये केजी। उसका निर्मला ताई से जब पूछा जाएगा प्याज का महंगाई क्यों बढ़ गया, तो निर्मला ताई का जवाब क्या आएगा, हम तो प्याज खाते ही नहीं। सुने थे ना, जी याद हो गया कि सिर्फ प्याज का दाम अचानक से बढ़े, स्क्यूफ्लेशन। टमाटर का दाम अचानक से सिर्फ बढ़े, स्क्यूफ्लेशन। ठीक तो है, ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है कि एक ही का एकदम बहुत ज्यादा बढ़ता है 200-400%? होता है कि जैसे मान लो मानसून खराब हो जाए, हाँ जी सर। खराब होगा तो हमेशा के लिए ना वो हो जाए, जैसे कि अब जैसे मानसून खराब होता है, गेहूं का दाम 3-4-5 महीने लगातार रहे, वो बढ़ा तुरंत 2.5 पे गिरा। नहीं इसका दाम जब बढ़ता है ना प्याज का, तुम देखना कि जब तक कि पाकिस्तान से इंपोर्ट नहीं हो जाता है तो प्याज का दाम कंट्रोल नहीं आता है। नहीं हाँ। आता है। ठीक है, जैसे एक बार नमक का दाम था कि बिक गया 200-400 अरे किलो, आप नमक 3 के दिन के अंदर वो नीचे। नमक के दाम बढ़ने का कारण स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन था। हमारी संस्थाएं एक्टिव हुई, होर्डिंग जो नमक का करके रखा था उनको ठीक किया, तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ठीक कर दिया तुरंत के तुरंत। यहाँ है कि सीजनल राइज हो जाए प्राइस में तो उसको क्या बोला जाएगा, स्क्यूफ्लेशन बोला जाएगा। किसी को सिर्फ प्याज के ही दाम बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, या सर प्याज में भी तो स्टॉक करके रख लेते हैं बड़े बड़े व्यापारी, तो फिर अगर जब मार्केट में दाम स्टॉक बढ़ता है के तो आता कारण है। हुआ है तो वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहलाएगा, होर्डिंग के कारण हुआ है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक मुद्दा जो कि काफी चर्चा में रहा था कोरोना पीरियड के टाइम पे, स्टैगफ्लेशन। इसमें क्या होता है कि वस्तु का दाम सर तो बढ़ता है लेकिन जो ग्रोथ रेट होता है वो कम हो जाता है। एक तरफ क्या हो रहा है, कोड़ में खाज का कहानी ये है कि वस्तु के दाम बढ़े जा रहे हैं, ना ही ग्रोथ बढ़ रहा है ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, स्टैग हाँ। मतलब क्या होता है कि स्टेगनेंट हो जाना, अफ्लेशन मतलब महंगाई, तो स्टेगनेंट प्लस इन्फ्लेशन इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। तो कुछ चीजें क्या हो गई है, स्टैक हो गई, मतलब रुक गई हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ रही यस है, सर। तो महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन ना ही आपका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है ना ही आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, स्टैगफ्लेशन बोला जाएगा। ठीक है, ये Yes, टर्म sir. आपको कोरोना के बाद जस्ट बाद दिखा होगा कि कोरोना के जस्ट बाद का क्या सिचुएशन था। आपने देखा होगा कि वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए थे उस टाइम पे अचानक से, जब लॉकडाउन खुला था। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन खुला था तो उसमें वस्तुओं के दाम बहुत बढ़े थे, किसी भी चीज का दाम जो है कि अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था उस टाइम पे, नहीं बढ़ रहा था। नहीं। ग्रोथ रेट बढ़ रहा था कंट्री का, नहीं बढ़ रहा था। नो तो सर। जब ये मतलब कि क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट गिरना स्टार्ट हो जाए, ग्रोथ रेट रुक जाए या एम्प्लॉयमेंट भी ना बढ़े और लेकिन वस्तुओं का दाम बढ़ते जाए, एक तो जेब में पैसे आ नहीं रहे हैं, ऊपर से जब मार्केट में सामान खरीदने जाओ तो वो बड़े बड़े महंगे हैं, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन कहेंगे। ठीक है, एक एक है इन्फ्लेशन, एक है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब वस्तुओं का दाम बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब वस्तुओं का दाम कम होना। घटना। कम हो जाना। अब एक है डिसइन्फ्लेशन, ये अंतर है, इसको समझिएगा। इन्फ्लेशन यस मतलब सर। होता है वस्तुओं के दाम में वृद्धि होना, डिफ्लेशन मतलब होता है वस्तुओं के दाम में कमी होना। लेकिन डिसइन्फ्लेशन जो है ये अलग है। क्या होता है, आरबीआई और राजकोषीय देखिए, सरकार दोनों द्वारा है जो आवाज आ रही है, हेलो? So, आ रही है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब इन्फ्लेशन का रेट जो है कि क्या कहते हैं, मान लीजिए कि 100 रुपया में सामान मिल रहा था, 150 रुपये में अचानक मिलने लगा, फिर जो है कि क्या कहते हैं 100 जो है कि 70 रुपये में मिलने लगा, 160 रुपये में मिलने लगा। अब इस सिनेरियो को समझिए, पहले वस्तु 100 रुपये में मिल रहा था, उसके बाद वस्तु मिला 150 रुपये में, अब फिर मिला 160 रुपये में। जब वस्तु का दाम 100 से बढ़ के 150 रुपये हुआ था तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन जब वस्तु का दाम 150 से 160 हुआ तो उस समय भी क्या हो रहा था, महंगाई तो बढ़ रही थी लेकिन महंगाई के बढ़ने का दर क्या था,
बहुत मतलब कि कम हो गया था। तो यही कहा जाता है कि जब सरकारें ऐसा प्रयास करती है कि महंगाई के दर में कमी आए, महंगाई घटेगी नहीं, मतलब महंगाई तो बढ़ ही रही है। जैसे कि 100 से 150 रुपया हुआ, पर इन्फ्लेशन कितना बढ़ा? 50% बढ़ गया। 50%। लेकिन 150 से 160 होगा तो 0.6 कुछ परसेंट आएगा, उसका निकालेंगे तो। यस सर। ठीक है, यस सर। तो उस समय कुछ 6 पॉइंट के आसपास वो मामला जाएगा। तो उस समय क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ तो रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ने की दर क्या हो गया है? धीमा हो गया है। तो इसी को बोला जाता है रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो क्या कहलाएगा? ये डिसइन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यही आप सरकारें जो है कि कई बार मेजर्स उठाती है ना कि महंगाई बढ़ने के दर को कम किया जाए, जो आप लोग बताने का प्रयास कर रहे थे। तो ये है डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद फिर अभी सर जो आप स्पीड बेसिस पर ठीक है, देखिए अब एक एग्जांपल आपके मतलब कि जिंदगी में आप देखते भी होंगे, जो श्रिंक इन्फ्लेशन मैंने बताया भी था। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? जब वस्तुओं की क्वांटिटी में कमी आ जाती है और रेट सेम रहता है तो देखिए श्रिंकफ्लेशन को फिर से समझ लीजिए, ये टर्म हम लोगों को समझना है। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है कि जब वस्तु के दाम में नहीं बढ़ाई, ठीक है, जैसे पार्ले-जी का बिस्किट जो है कि तब भी 3 रुपए में मिलता, तब भी 3 रुपए में मिल रहा है, लेकिन वस्तु उसके अंदर जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाए। जैसे 3 रुपए में पहले 8 बिस्किट आता था, अब 3 रुपए में 6 बिस्किट आ रहा है। दाम बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, लेकिन क्या हुआ? जो बिस्किट का पैकेट था वो श्रिंक कर गया, पहले बड़ा पैकेट था, अब छोटा पैकेट हो गया। जैसे लेज का है कि पहले 5 रुपए में बहुत लेज मिलता था, अब कम लेज मिलने लगा उसके अंदर। तो जी सर। वस्तु का दाम तो नहीं बढ़ा, लेकिन उसके अंदर की क्वांटिटी ही कम हो गई। तो क्वांटिटी क्या होगी? श्रिंक कर गई, घट गई। तो क्या बोलेंगे इसको? श्रिंकफ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आता है कि क्या कहते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल होता है। ये क्या होता है? उसके बाद एक कॉब वेब इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, कॉब वेब फेनोमेनन होता है, इस दोनों को समझना होगा। ठीक है, तो सबसे समझिए इस इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है कि जब इसको इन्फ्लेशन स्पाइरल को इस तरीके से समझें कि वेज प्राइस स्पाइरल। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी के कर्मचारी का जो है कि हमको वेतन बढ़ाना पड़ा तो कंपनी क्या करेगी? मान लो कि कंपनी जो है कि क्या कहते हैं मोबाइल बना रही थी, मोबाइल बनाने वाली कंपनी में क्या हुआ कि वेतन कर्मचारी का बढ़ाना पड़ गया। तो क्या कंपनी का मालिक अपने जेब से देगा? नहीं देगा। तो वो क्या करेगा? वेतन बढ़ाने के एवज में मोबाइल का दाम बढ़ा देगा। तो एक तरफ जो है कि कंपनी के कर्मचारी का वेज बढ़ रहा था, दूसरी तरफ क्या हुआ? मोबाइल का दाम बढ़ गया। तो ये क्या हो गया कि एक इन्फ्लेशन स्पाइरल क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक सर्कल क्रिएट कर देगा नहीं कि एक तरफ कंपनी व्यक्ति क्या कहते हैं उसके कर्मचारी का प्राइस बढ़ रहा है, वेतन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वस्तु का दाम बढ़ रहा है। तो कहा जाता है कि व्हेन वेजेज प्राइसेस अप एंड प्राइस पुल वेजेज डाउन, मतलब कि जब हमने क्या किया कि वस्तु कर्मचारी का वेतन बढ़ाया और उसके वेतन बढ़ाने के चक्कर में हमको जो है कि गुड्स के प्राइस को भी बढ़ाना पड़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन स्पाइरल बोलेंगे। ठीक है, ये एक फेनोमेन होता है कॉब वेब फेनोमेनन, COB कॉब, WEB वेब, कॉब वेब फेनोमेनन। ठीक है, इसका एक्सप्लेन लिख देते हैं हम। कॉब वेब बोला जाता है इसको। ये क्या होता है इसको समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। COB कॉब, WEB वेब। ठीक है, ये कॉब वेब फेनोमेनन कहलाता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है कॉब वेब फेनोमेनन में कि ये लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस को दर्शाता है। जैसे कि आप समझिए कि प्राइस ऑफ पल्सेस क्या होगा कि एक बार क्या हुआ कि मार्केट में जो है कि क्या कहते हैं कि प्राइस ऑफ पल्सेस बढ़ गया अचानक से। तो किसान को क्या लगेगा अगले साल कि हम बहुत सारा दाल उगाएंगे। किसान क्या क्या बेचारा बहुत सारा दाल उगाया, बहुत सारा दाल ओवर प्रोडक्शन होने के कारण क्या हुआ कि अगले साल दाल का दाम बढ़ा ही नहीं। जब दाल का दाम बढ़ेगा ही नहीं तो अगले साल फिर क्या करेगा? किसान दाल उगाएगा ही नहीं। जब अगले साल किसान दाल नहीं उगाएगा तो फिर क्या होगा? अचानक से अगले साल किसान मार्केट में दाल का दाम बढ़ जाएगा। ये हो सकता है प्याज के साथ हो जाए। इस बार जो है कि प्याज बहुत महंगा बिका तो अगले बार किसान क्या करेगा? प्याज उगाएगा, क्योंकि प्याज महंगा बिकेगा। एग्रीकल्चर के कम्युनिटी में प्रॉब्लम है कि जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है उसका दाम घट जाता है। अब मार्केट में प्याज इतने हो गए हैं कि अगले साल कोई पूछ नहीं रहा है उसको, तो फिर अगले साल किसान सोचेगा क्यों ही उगाए यार, छोड़ो हटाओ, टेंशन होता है, बिकता नहीं है, दाम नहीं मिलता है। अब फिर अगले साल उन्होंने नहीं उगाया, संजोग से मार्केट में प्याज का शॉर्टेज हुआ, दाम बढ़ गया।
इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे? कॉबवेव। कॉबवेव। हाँ, कॉबवेव फेनोमेनन, ठीक है, ये कहलाता है। बोल रहे हैं सर। ये स्पेलिंग मैंने लिख दिया है, COB कॉब, WEB वेव, कॉबवेव फेनोमेनन कहलाता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि हम लोगों ने बहुत सारे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को पढ़ा। एक जो है कि पढ़ना है ग्रीड इन्फ्लेशन। ग्रीड इन्फ्लेशन वही है, लालच के कारण अगर वस्तु का दाम बढ़ाए कोई कंपनी, उसको क्या बोला जाएगा? ग्रीड इन्फ्लेशन बोला जाता है, ठीक है। अब एक चीज पढ़ना है आपको कि क्या कहते हैं, ये फ्लिप कर्व पढ़ना है। ये फ्लिप कर्व को देख लेते हैं, फिर इसमें जो भी होगा आगे कल पढ़ाएंगे। ये फ्लिप कर्व किसके किसके बीच में रिलेशन है? फ्लिप कर्व शो करता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन, बेरोजगारी और हाँ, बेरोजगारी और महंगाई के दर के बीच में इनवर्स रिलेशन को शो करता है, ठीक यस है। सर। तो क्या होता है फ्लिप कर्व में कि हायर द इन्फ्लेशन रेट, लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट। महंगाई बढ़ेगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बेरोजगारी घटेगा, कम होगा, और जब महंगाई कम हो जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। ठीक है। ये मतलब कि इसका हमेशा फ्लिप साफ सही नहीं होता है, ये आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो जैसे महंगाई, इसमें तो उल्टा, आपको सोचने में उल्टा लग रहा होगा कि महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगा। अब समझिए, समझा देते हैं इसको। क्या कह रहा है? महंगाई बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का मार्केट में डिमांड आ गया है, जैसे मोबाइल का डिमांड आ गया है या टीवी का डिमांड आ गया है। तो मान लीजिए कि टीवी का डिमांड बहुत आ गया मार्केट में, तो कंपनियां क्या करेंगी? उसके दाम बढ़ा देंगी। दाम बढ़ाने के साथ साथ ही अगर मार्केट में डिमांड बना हुआ रहे तो उस स्थिति में क्या करेगी? फिर कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्शन बढ़ाएगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या होगा कि लोगों को रोजगार देगा। रोजगार मिलेगा। हाँ, तो जैसे ही रोजगार दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या हो गया? कम हो गया। महंगाई एक तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा था कि लोगों को रोजगार भी मिलने जा रहा था। तो वही कह रहा है फिलिप साहब, कहते हैं कि इनवर्स रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो बेरोजगारी का दर कम, महंगाई बढ़ा है तो कम बेरोजगारी है, ठीक है। और जब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो बेरोजगारी का दर बढ़ जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन शो करता है। अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेज इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोरोना के जस्ट बाद का जो सिचुएशन था, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे लॉकडाउन खुला था तो वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गए, लेकिन क्या अनएम्प्लॉयमेंट उसमें मतलब कि घटा था? बेरोजगारी भी तो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा था उस समय, हर लोग बेरोजगार थे, बहुत लोगों की छटनी हो गई थी। तो ये हमेशा जो है कि फ्लिप कर्व सही नहीं होता है, बट ये पढ़ने का सिचुएशन, जैसे हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल पढ़ा किसका? स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा था? एक तरफ तो प्राइस बढ़ रहा था वस्तुओं का, लेकिन दूसरे तरफ क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था? नहीं, वो भी नहीं बढ़ रहा था। तो क्या वहाँ फ्लिप कर्व सही होगा? नहीं होगा, नो सर। ठीक है। तो इन सब स्थितियों में फ्लिप कर्व सही नहीं होता है। लेकिन फ्लिप कर्व अगर पूछा जाए कि फ्लिप कर्व क्या होता है, तो फ्लिप कर्व होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, यानी कि बेरोजगारी और महंगाई के बीच में उल्टा रिलेशन को दर्शाता है ये फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व किसके किसके बीच में रिलेशन है? तो महंगाई और बेरोजगारी और महंगाई संबंध बताता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। उसके बाद फिर बेस्ड ऑन स्पीड पे 5 तरीके का पढ़ा था। क्रैपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। उसके बाद जो है कि बहुत सारे टर्म्स को समझा था। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, श्रिंक इन्फ्लेशन क्या होता है, ग्रीड इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि बहुत सारे टर्म को समझा, और बहुत सारे टर्म को समझने के बाद हम लोगों ने फ्लिप कर्व को भी समझा कि फ्लिप कर्व क्या होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट आज आपको हम समझाए हैं। इसका PDF आपको दे देंगे, और जो है कि आप लोग कल इसको याद करके आइएगा, कल पूछेंगे भी, और कल इन्फ्लेशन के जो है कि आगे इसमें पढ़ाएंगे भी। तो क्या क्या पढ़ाएंगे वो जान लीजिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, CPI। उसके बाद फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, ठीक है, इसको पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और जो है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक PPI होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है इसको समझाएंगे। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI और होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो है कि बेस इफेक्ट एंड इन्फ्लेशन को समझेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे किया जाता है उसको समझेंगे।
फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो उर्जित पटेल के द्वारा बनाई गई थी, उसमें क्या आइडिया आया था, 2016 में ये बनाया गया था ये कमेटी। आरबीआई एक्ट 1934 में क्या क्या इसमें जो है कि संशोधन वगैरह किए गए थे, उर्जित पटेल ने क्या रिकमेंडेशन दिया था, 4 से 6%, 2 से 4 प्लस माइनस 2% का जो मुद्दा उन्होंने दिया है कि 2% से 6% के बीच जो है कि इन्फ्लेशन अगर रहता है वो इन्फ्लेशन टॉलरेंस में रहता है, कैसे रहता है उसको समझेंगे। उसके बाद जो है कि उसके बाद फिर इन्फ्लेशन को कॉम्बेट करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर्स हम लोग कैसे उठाते हैं उसको समझेंगे। जब आरबीआई या बैंक अपने तरफ से कोई मेजर उठाएगा तो उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स बोलते हैं। जब सरकार अपने तरफ से इस तरीके से जब मेजर्स लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स बोलते हैं, तो फिर उसको समझेंगे। उसके बाद जो है कि कुछ अदर मेजर्स भी होते हैं उसको भी समझेंगे। उसके बाद फिर जो है कि बहुत सारी कमिटीज बनी थी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में इन्फ्लेशन की जानकारी के लिए जो है कि अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। जैसे बी एन गोल्डर कमेटी बनाई गई थी, रमेश चंद्र कमेटी बनाई गई थी, उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी, महादेव बर्मन कमेटी बनाई गई थी। तो इन सारी कमेटियों को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इन्फ्लेशन का क्या असर होता है, हमारे क्या कहते हैं जिंदगी पे क्या असर होता है, फिक्स डिपॉजिट पे क्या इन्फ्लेशन का असर होता है। ये इसी में इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जब कल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इसी में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर के ऊपर क्या असर पड़ता है महंगाई का, क्रेडिटर्स के ऊपर जो है कि क्या असर पड़ता है, लेंडर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, या डेबिटर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है कि आपके इन्फ्लेशन क्या क्या असर होता है, किस सिचुएशन में आपको जो है कि शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो स्टॉक्स कब लेने चाहिए कब नहीं लेने चाहिए, इन सब सारी चीजों को भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपके सेविंग्स पे क्या असर होता है इन्फ्लेशन का, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। सर अभी जब क्वेश्चन पूछा था तो अरे रुक जाओ, इन्फ्लेशन के कारण सर ना। रुको। उसके बाद फिर टैक्स पेयर पे क्या होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट, उसको पढ़ेंगे। ग्रॉस इनकम कैसे मूव करता है अपवर्ड डाउनवर्ड, उसको समझेंगे। ब्रैकेट चीप हो क्रीप क्या हो जाता है उसको समझेंगे। एक्सचेंज रेट पे इन्फ्लेशन क्या क्या असर होता है उसको समझेंगे। जब एक्सचेंज रेट पे इन्फ्लेशन का असर समझेंगे तो फिर हम लोग इंपोर्ट पे जो है कि इन्फ्लेशन का असर समझेंगे, एक्सपोर्ट पे इन्फ्लेशन का असर समझेंगे, ट्रेड बैलेंस पे क्या इन्फ्लेशन का असर होता है उसको समझेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी समझेंगे इसमें थोड़ा सा कि कैसे होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे क्रिएट होने लगता है इन्फ्लेशन की वजह से उसको समझेंगे, इन्फ्लेमेंट पे क्या असर होता है उसको समझेंगे, पब्लिक मोरल पे क्या इन्फ्लेशन का असर होता है उनको समझेंगे। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें जो है कि सिर्फ एक चैप्टर के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में हमको पढ़ने के लिए है। जब इस तरीके से सवाल को पढ़ेंगे फिर यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन इन्फ्लेशन तक में आज तक पूछे गए तो उसको भी लगाएंगे। जब हम लोग लगा लेंगे तब मान लेंगे कि हम लोगों ने इन्फ्लेशन के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है जी।